जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत के स्वदेशी कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या भारत ने इस प्रोग्राम को बहुत जल्दी छोड़ दिया। भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल या यूं कह लें फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ आर.के. भदौरिया सर का मानना है कि कावेरी इंजन को सिर्फ एक असफल प्रोजेक्ट मानना ही सही नहीं होगा। उनके मुताबिक इस इंजन ने भारत को एक ऐसी महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी और अनुभव दिया है जो भविष्य के फाइटर इंजन प्रोग्राम्स के लिए बेहद काम आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कावेरी इतना ही महत्वपूर्ण था तो आखिर यह तेजस को पावर क्यों नहीं दे पाया, और क्या कावेरी की कहानी अब एमका के इंजन में दोबारा आगे बढ़ सकती है। तो आइए समझते हैं। देखिए, कावेरी इंजन को भारत ने मुख्य रूप से एलसीए तेजस के लिए विकसित करना शुरू किया था। भारत का सपना था कि तेजस सिर्फ एक स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं होगा, बल्कि उसका इंजन भी भारत में ही डिज़ाइन किया जाएगा और विकसित किया जाएगा। लेकिन फाइटर जेट का इंजन बनाना एयरक्राफ्ट बनाने से भी कहीं ज़्यादा कठिन कामों में से एक है। एक मॉडर्न टर्बोफैन इंजन में कंप्रेशर, कंबशन चैम्बर और टरबाइन जैसे बेहद कॉम्प्लेक्स सेक्शन होते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में लगातार काम करना पड़ता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड मटेरियल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और अत्याधुनिक टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, और यही क्षेत्र भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। दरअसल कावेरी प्रोग्राम को कई तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या थी इंजन से रिक्वायर्ड थ्रस्ट और थ्रस्ट टू वेट रेशियो हासिल करना। तेजस को जिस परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी, कावेरी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड मटेरियल, कंपोनेंट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने डेवलपमेंट को और मुश्किल बना दिया। 1998 की न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों ने भी कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और कंपोनेंट तक पहुंच को प्रभावित किया। लेकिन इसके बावजूद कावेरी प्रोग्राम पूरी तरीके से रुका नहीं। इसमें हज़ारों घंटे की टेस्टिंग हुई और नवंबर 2016 तक प्रोग्राम करीब 2771 घंटे की इंजन टेस्टिंग पूरी कर चुका था। इसके अलावा कावेरी की फ्लाइट टेस्टिंग भी IL-76 फ्लाइंग टेस्ट बेड पर की गई, जहाँ इसे लगभग 12 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक और मैक 0.7 की फॉरवर्ड स्पीड तक टेस्ट किया गया। इससे पता चलता है कि प्रोग्राम ने काफ़ी लंबा टेक्निकल जर्नी तय किया था। तो क्या कावेरी पूरी तरीके से फेल हो गया है? देखिए, अगर हम सिर्फ तेजस के पर्सपेक्टिव से देखें तो कावेरी अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। कावेरी प्रोग्राम के दौरान भारत ने कंप्रेशर, टरबाइन डिज़ाइन, कंबशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग और इंजन टेस्टिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एक्सपर्टीज हासिल करी हैं। यानी भारत ने एक ऐसी नॉलेज बेस तैयार करी जो आने वाली जनरेशन के इंजन्स में इस्तेमाल की जा सकती है। और यही वजह है कि आर.के. भदौरिया सर का कहना है कि कावेरी को केवल फेलियर के रूप में देखना सही नहीं होगा। उनके अनुसार कावेरी काफ़ी आगे आया था, लेकिन मौजूदा कावेरी को सीधे एमका क्लास फाइटर में इस्तेमाल करना संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब ज़रूरत कावेरी को उसी रूप में वापस लाने की नहीं, बल्कि उससे मिली टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस को अगले जनरेशन के इंजन में इस्तेमाल करने की है। तो क्या भारत को कावेरी को तकरीबन 8 से 10 साल और देने चाहिए थे? और ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और लोगों ने इसको पूछा भी है। देखिए, भारत के पास उस समय इंडिजिनस मिलिट्री टर्बोफैन डेवलपमेंट का बहुत कम अनुभव था। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे देशों ने फाइटर इंजन की कैपेबिलिटी कई जनरेशन्स में विकसित की। उन्होंने एक इंजन बनाया, उससे सीखा और फिर अगली जनरेशन के इंजन में नॉलेज का इस्तेमाल किया। इसीलिए भारत के लिए कावेरी से शुरुआत करके सीधे एक वर्ल्ड क्लास फाइटर इंजन तैयार करना बेहद मुश्किल था। शायद कावेरी को लगातार फंडिंग और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के साथ कुछ और वर्षों तक आगे बढ़ाने से भारत को और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता। लेकिन दूसरी तरफ तेजस को ऑपरेशनल बनाने के लिए रिलायबल इंजन की ज़रूरत भी थी। इसीलिए फॉरेन इंजन की तरफ जाना उस समय एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन था। अब एमका की बारी है। आज भारत के सामने एक और बड़ा चैलेंज है, वो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में। एमका जैसे 5th जनरेशन फाइटर के लिए लगभग 120 किलोन्यूटन क्लास का इंजन की ज़रूरत होगी, और भारत अब फॉरेन टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप के जरिए इस कैपेबिलिटी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ कावेरी से सबसे बड़ी सीख मिलती है, फॉरेन पार्टनरशिप लेना गलत नहीं है। इससे भारत को एडवांस टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज तक पहुंच मिल सकती है। लेकिन भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रोग्राम सिर्फ लाइसेंस प्रोडक्शन तक सीमित ना रहे। भारत को धीरे धीरे और अपनी इंडिपेंडेंट डिज़ाइन, टेस्टिंग और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी विकसित करने का मौका मिले। तो यहाँ पर आखिरकार कावेरी की कहानी क्या है? तो क्या ये फेलियर था? तेजस को रिक्वायर्ड थ्रस्ट देने के मामले में कहें तो हाँ,
लेकिन कावेरी अपने ओरिजिनल टारगेट से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है। लेकिन भारत ने इंडिजिनस जो डिज़ाइन है उसको तैयार किया था, बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया था, हमें अपनी कमियों के बारे में पता चला था और कावेरी ने उन कमियों को सुधारने में हमारी मदद भी करी है। तो ये आप एक फाउंडेशन कह सकते हैं भारत की इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम ने भारत को बताया कि फाइटर इंजन बनाना कितना कॉम्प्लेक्स है और कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजिकल गैप है और भविष्य में किन किन क्षेत्रों पर फोकस करना चाहिए। इसलिए कावेरी की कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। हो सकता है कावेरी खुद को कावेरी 2.0 के रूप में लाए और तेजस में अपनी जगह भी बना ले। खैर, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि कावेरी को धीमा नहीं करना चाहिए था, फंडिंग और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बने रहने चाहिए थे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।